नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज यानी सहजता के लिए लीड्स रिपोर्ट 2021 जारी की। भारत के सुरक्षा समन्वयक ने मोबाइल फोन और एप्स में गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की पहचान करने के लिए नई परियोजना आरंभ की। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय समावेशन परिदृश्य में भारत अब चीन से आगे हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक ईंधन खपत को जिसे वर्ष 2030 तक आधा करना है वो अब पूरा नहीं हो सकेगा। और खनिज रियायत चौथा संशोधन नियम 2021 लागू किया गया। और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। श्रीनगर कागज निर्माण, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी रेशम, काष्ठ कला, कश्मीरी कालीन, चांदी के बर्तन जैसी कई अलग सजावटी और प्रसिद्ध कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर कश्मीर घाटी के केंद्र में अवस्थित है। यूनेस्को के इस नेटवर्क से जुड़कर श्रीनगर अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और विकासशील भागीदारी को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये शहर सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, उत्पादन, वितरण और प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ नागरिक समाज को भी शामिल करते हैं। भारत के अन्य शहर जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हैं, वो हैं जयपुर जो कि शिल्प और लोक कला के लिए, वाराणसी और चेन्नई जो कि संगीत कला के लिए, मुंबई जो कि फिल्म के लिए और हैदराबाद को पाक कला के लिए शामिल किया गया है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को वर्ष 2004 में उन शहरों के साथ और उनके बीच सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने संधारणीय शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को रेखांकित किया है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के 7 रचनात्मक कार्य क्षेत्र हैं: साहित्य, संगीत, शिल्प और लोक कला, मीडिया संबंधी कला, फिल्म, डिजाइन और पाक कला। ये शहर एक साझा उद्देश्य की दिशा में एक साथ कार्य करते हैं। रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योगों को स्थानीय स्तर पर अपनी विकास योजनाओं के केंद्र में रखना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करना इन शहरों का उद्देश्य है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समन्वय के लिए उत्तरदायी एक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। ये पेरिस में अवस्थित है। अगली खबर उद्योग जगत से। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज यानी सहजता के मापन के लिए लीड्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। लीड्स सूचकांक को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा डेलॉइट द्वारा विकसित किया गया है। ये वस्तु व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा प्रदान किए गए लॉजिस्टिक्स समर्थन के आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान करता है। इस सूचकांक के तहत राज्यों में आयात निर्यात लॉजिस्टिक्स तंत्र का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर पर प्रमुख लॉजिस्टिक्स हितधारकों की धारणा आधारित अनुक्रिया पर विचार किया जाता है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2020 में कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था। सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। ये देश के व्यापार में सुधार करने और लेन देन की लागत को कम करने के लिए जरूरी है। भारत की लॉजिस्टिक लागत उसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% अनुमानित है। हालांकि विकसित देशों के लिए लॉजिस्टिक लागत बेहद कम है और ये 8 से 10% की सीमा के अंदर है। लीड्स रिपोर्ट के अनुसार गुजरात ने 21 राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है और उसके बाद है हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी संघ राज्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर रैंकिंग में शीर्ष पर है और संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि ढांचागत स्तर पर देखें तो सागरमाला, भारतमाला और फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाएं और विनियामक स्तर पर पेपरलेस आयात निर्यात व्यापार प्रक्रिया, ई संचित, तुरंत कस्टम, फास्टैग आदि। रिपोर्ट में कई मानदंड देखे गए, जैसे कि अवसंरचना के तहत सड़क, रेल, मल्टी मॉडल और वेयर हाउसिंग, सेवाओं के तहत सेवा प्रदाता क्षमता, सड़क भाड़ा और तर्क संगतता, कार्गो डिलीवरी की समयबद्धता आदि। वहीं विनियामक स्तर पर यह देखा गया कि कितना सरलीकरण हुआ है, अनुमोदन प्राप्त करने में कितनी आसानी है और विनियामक सेवा दक्षता देखी
गई। अब उन राज्यों की बात करते हैं जिनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2021 में छठा स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि वर्ष 2019 में 13वां स्थान था। उत्तराखंड को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 2019 में 19वां था, और झारखंड को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि वर्ष 2019 में 17 था। रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कहा गया है कि राज्य लॉजिस्टिक नीति और मास्टर प्लान का निर्माण करना चाहिए, मजबूत संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहिए, प्रभावी शिकायत निवारण और विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना चाहिए, लॉजिस्टिक्स के लिए एकल खिड़की निकासी प्रणाली होनी चाहिए। भारत के सुरक्षा समन्वयक ने मोबाइल फोन और ऐप्स में गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की पहचान करने के लिए नई परियोजना आरंभ की है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने मोबाइल गोपनीयता और सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सहायता यानी iCAMS नामक एक परियोजना आरंभ की है। इसका उद्देश्य मोबाइल प्रणाली में गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की पहचान करना है, साथ ही एप्लीकेशन और डिवाइस वल्नरेबिलिटीज और असुरक्षित उपयोगकर्ता आदतों की वजह से संभावित साइबर धोखाधड़ी को रोकना भी है। ऐप स्टोर के माध्यम से वितरित किए गए एप्लीकेशंस वर्तमान में सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के समक्ष सबसे बड़ा मेलवेयर जोखिम उत्पन्न करते हैं। आपको बता दें कि नकली ऐप्स व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराने के उद्देश्य से ग्राहकों को अवैध वेबसाइटों की ओर ले जाते हैं। परियोजना के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भारतीय नागरिकों की सहायता करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप साइट के साथ एक प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म सृजित करेगा। इसलिए NSCS कई मंत्रालयों और सरकारी विभागों के साथ सहयोग कर रहा है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI को परियोजना के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है। NSCS यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की जाती है। इसे वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों के बाद स्थापित किया गया था। ये प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय के अधीन संचालित होता है। ये सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क स्थापित करता है। इसके अलावा खुफिया और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर नेतृत्व संबंधी परामर्श भी प्रदान करता है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय समावेशन परिदृश्य में भारत अब चीन से आगे हो गया है। वित्तीय समावेशन का अर्थ व्यक्तियों और व्यवसायों की उपयोगी और किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच होना है, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। SBI की हालिया रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक भारत में प्रति 1 लाख वयस्कों पर बैंक शाखाओं की संख्या वर्ष 2015 के 13.6 से बढ़कर वर्ष 2020 में 14.7 हो गई थी। ये जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ज्यादा है। इसके अलावा प्रति 1000 वयस्कों पर मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग लेन देन वर्ष 2019 में बढ़कर 13,615 हो गया था, जो कि वर्ष 2015 में 183 था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिन राज्यों में प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में अधिक शेष राशि है, उन राज्यों में अपराधों में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे राज्यों में अल्कोहल और तंबाकू उत्पादों जैसे मादक पदार्थों के उपभोग में सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से सार्थक गिरावट आई है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल ने भौतिक शाखाएं स्थापित करने की आवश्यकता को धीरे धीरे समाप्त कर दिया है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जिन्हें बैंक बिना बैंकिंग वाले या सीमित बैंकिंग वाले भौगोलिक क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त करता है। आपको बता दें कि वर्तमान में गाँव में बैंकिंग आउटलेट यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की संख्या वर्ष 2010 के 34,174 से बढ़कर दिसंबर 2020 में 12.4 लाख हो गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय मिशन है। ये वित्तीय सेवाओं यानी कि एक बुनियादी बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने पर लक्षित है। इस योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट में एक मूल बचत बैंक जमा खाता खोला जा सकता है जिनका कोई बैंक खाता नहीं है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक ईंधन खपत को वर्ष 2030 तक आधा करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव यानी GFEI के अपडेट के मुताबिक वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर से नए लाइट ड्यूटी वाहनों की आधी ईंधन खपत के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति धीमी रही है। ये मंद प्रगति नीतिगत कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता
आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसके अनुसार कुशल इलेक्ट्रॉनिक कारों की बाजार हिस्सेदारी को बढ़ावा देने वाली मजबूत नीतियों और वैश्विक रूप से आंतरिक दहन इंजनों में दक्षता संबंधी प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए। ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव के वर्ष 2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को ईंधन अर्थव्यवस्था पर कानूनों को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने की जरूरत है। ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक लाइट ड्यूटी वाहनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सरकारी कार्रवाई को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस और FIA फाउंडेशन के बीच एक साझेदारी है। इसका लक्ष्य नए लाइट ड्यूटी वाहनों के लिए वर्ष 2030 तक उनकी औसत ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार करना है और साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड तकनीक भी शामिल करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसे वर्ष 1974 में OECD के ढांचे के अंतर्गत स्थापित किया गया था ताकि देशों को सामूहिक रूप से तेल आपूर्ति व्यवधानों से निपटने में सहायता मिल सके। ये अपने सदस्य देशों को ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देता है। वर्ष 2017 में भारत इस समूह में एक सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, तेल बाजार रिपोर्ट आदि प्रकाशित करता है। अगली खबर है खनिज संसाधनों से जुड़ी। खनिज रियायत चौथा संशोधन नियम 2021 लागू किया गया। घरेलू खनिज क्षेत्र में व्यापार करने में सुगमता लाने के लिए केंद्र ने एक अधिसूचना में खनिज रियायत नियम 2016 में संशोधन किया है। इसमें किए गए कुछ प्रमुख बदलाव हैं। खानों के आंशिक समर्पण की अनुमति देना, कैप्टिव खदानों द्वारा 50% तक खनिजों की बिक्री की अनुमति देना, कैप्टिव खानों से उत्पादित खनिज खानों की स्वामित्व धारक कंपनी के अनन्य उपयोग के लिए होते हैं। बिना किसी शुल्क के खदानों का आसान हस्तांतरण, रॉयल्टी के देरी से भुगतान करने पर जुर्माना पूर्ववर्ती 24% से घटाकर अब 12% कर दिया गया है। पट्टेदार राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा। आइए आपको बताते हैं इन संशोधनों के महत्व के बारे में। इससे खुले बाजार में खनिज की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। ये उत्पादन और मूल्य निर्धारण पर बहुत अधिक दबाव को समाप्त करेगा। सभी प्रमुख खनिज इस संशोधन का हिस्सा हैं। इस तरह लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, जस्ता और मैग्नीज सहित अन्य खनिजों को भी इसका लाभ मिलेगा। चूना पत्थर की लगभग 90% खदानें कैप्टिव खनन के लिए हैं। इस तरह सीमेंट उद्योग को भी अत्यधिक लाभ होगा। और प्रमुख खनिज वे हैं जो खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संलग्न अनुसूची में दी गई है और अन्य सभी खनिजों को गौण खनिज माना जाता है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार आवंटित किए गए। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। वर्ष 1978 और 1979 और 1993 से 1997 के दौरान कुछ छोटे व्यवधान को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री। इन पुरस्कारों का उद्देश्य विभिन्न क्रियाकलापों या विषयों के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को सम्मानित करना है जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल है। इन्हें पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसके लिए स्वनामांकन भी किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक आयात प्रथम संशोधन विनियम 2021। इन विनियमों में कहा गया है कि भारत को निर्यात के लिए कुछ श्रेणियों में उत्पाद बनाने वाली विदेशी खाद्य विनिर्माण सुविधाओं को फसाई में पंजीकरण करवाने की जरूरत होगी। पंजीकरण 2 साल के लिए होगा। खाद्य उत्पादों की श्रेणियां समय समय पर बताई जाएंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विदेशी खाद्य विनिर्माण सुविधाओं का निरीक्षण भी किया जा सकता है। नए विनियमों के मुताबिक खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली विदेशी खाद्य विनिर्माण सुविधाओं का पंजीकरण रद्द या निलंबित किया जा सकता है।
शिकागो कन्वेंशन। किफायती एयरलाइन गो फर्स्ट, जिसे पहले गो एयर के नाम से जाना जाता था, गो फर्स्ट की श्रीनगर और शारजाह के बीच संचालित एक सीधी उड़ान को पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक दिया है। इस अस्वीकृति को विशेषज्ञों ने पाकिस्तान द्वारा शिकागो कन्वेंशन के तहत वायु की प्रथम स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। शिकागो कन्वेंशन 1944 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी कन्वेंशन है। इस पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किए गए थे। इस कन्वेंशन द्वारा वायु मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की गई थी। इन नियमों के एक भाग के रूप में 6 मुख्य वायु संबंधी स्वतंत्रताएं निर्धारित की गई थी। वायु की पहली स्वतंत्रता एक देश की एयरलाइन को दूसरे देश पर से उड़ान भरते हुए तीसरे देश में उतरने का अधिकार प्रदान करती है। केंद्र ने विधिक माप विज्ञान पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन किया। ये संशोधन 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। इन संशोधनों के मुताबिक पहले से पैक किए गए उत्पादों पर सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में MRP की अनिवार्य घोषणा की जाएगी। पहले से पैक किए गए उत्पादों पर निर्माण की तिथि की अनिवार्य घोषणा की जाएगी और खुदरा बिक्री के लिए बने सभी पूर्व पैक उत्पादों के लिए यूनिट बिक्री मूल्य प्रस्तुत किया गया है ताकि कीमतों की आसानी से तुलना की जा सके। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इनविट्स और रिट्स द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अवसंरचना निवेश न्यासों यानी इनविट्स और रियल एस्टेट निवेश न्यासों यानी रिट्स द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन ऋण लिखित विनियम 2019 में आवश्यक संशोधन अक्टूबर महीने में अधिसूचित किए गए थे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मध्यम अवधि ढांचे या स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग यानी वॉलंटरी रिटेंशन रूट के तहत इनविट्स और रिट्स द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों का अधिग्रहण कर सकते हैं। VRR के तहत FPIs को अपनी पसंद की अवधि के लिए भारत में अपने निवेश का एक आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से प्रतिबद्ध होना होगा। अगला है स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम। ये कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत हर महीने कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों या कम संपन्न क्षेत्रों में कॉलेजों की सहायता करने और सरकारी स्कूलों के साथ आउटरीच गतिविधियों का संचालन करने की परिकल्पना की गई है। स्टार दर्जा प्राप्त कॉलेज नए कॉलेजों को सलाह देकर देश भर के पूर्व स्नातक विज्ञान पाठ्यक्रमों को मजबूत करने की दिशा में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेंगे। महाराष्ट्र कोप 26 पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय राज्य बना। महाराष्ट्र को अंडर-2 कोएलिशन फॉर क्लाइमेट एक्शन द्वारा इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उपराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु को बचाने की दिशा में महाराष्ट्र के प्रयासों को अंडर-2 कोएलिशन द्वारा मान्यता दी गई है। ये जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध राज्यों और क्षेत्रों का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। अंडर-2 कोएलिशन पेरिस समझौते के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का एक वैश्विक समुच्चय है। ये क्षमता निर्माण के माध्यम से विश्व भर में राज्यों और क्षेत्रों का समर्थन करता है। इसके अलावा शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित करता है और जलवायु गतिविधियों को मजबूत करने के लिए ग्लोबल साउथ में वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है। शेल गैस। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड संयुक्त राज्य अमेरिका में अपस्ट्रीम तेल और शेल गैस के कारोबार से पूरी तरह से बाहर हो गई है। शेल गैस प्राकृतिक गैस है जो शेल निक्षेपों में बाहर पाई जाती है, जहां ये सूक्ष्म या उपसूक्ष्म छिद्रों में फंसी रहती है। आमतौर पर शेल गैस में 70 से 90% तक मीथेन होती है। ये अन्वेषण कंपनियों के लिए मुख्य हाइड्रोकार्बन लक्ष्य है। भारत में शेल गैस संसाधन कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाए जाते हैं। शेल गैस निकालने के दौरान हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में ग्वार गम का उपयोग किया जाता है। विश्व खाद्य स्थिति रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अनाज व्यापार विशेष रूप से गेहूं और चावल में जो पहले प्रत्याशित थी उससे ज्यादा मजबूत प्रवृत्ति देखी जा रही है, भले ही उत्पादन इस सीजन के शुरुआती अनुमानों से कम हो। हालांकि वैश्विक अनाज उत्पादन और व्यापार के इस सीजन में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहने की संभावना है, लेकिन वस्तु सूची के 6 मिलियन टन से अधिक संकुचित होने का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक
में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य पूर्ण कराइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।